किसी भी आदमी को अपनी बुद्धि का बलिदान कर विनम्र बनने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज की पूजा तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक तर्क को यह विश्वास न हो जाए कि वह पूजनीय है। वॉल्टेयर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का ब्लू टाइज में। दोस्तों, आज का टॉपिक प्रेसिडेंशियल डिबेट को लेकर है, जो कि अमेरिका में पिछले दिनों आयोजित हुआ था ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में। उसी को संदर्भित है आज का ये आर्टिकल। अरविंद कुमार जी, जो कि जेएनयू के प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखा है, इसलिए अपने ध्यान को इस पे बना के रखें। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं करना चाहूंगा, अगर आप लोगों को वीडियो का स्पीड स्लो लगे तो आप इसे 1.25 पर रखकर सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। इसमें ये लिखते हैं अरविंद कुमार जी कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। पिछले दिनों डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच 90 मिनट की चुनावी बहस हुई, मगर उस बहस से अमेरिकी मतदाताओं को किसी नतीजे पर पहुंचने में मदद नहीं मिली और ना ही चुनाव को लेकर कोई साफ तस्वीर सामने आ सकती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सच है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक गंभीर नेतृत्व संकट के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी बहस के दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक और उलझन भरी बातें हुई। उससे पता चलता है कि हैरिस और ट्रंप दोनों को ही घरेलू और वैश्विक संदर्भ में बड़े मुद्दों को संबोधित करने में शायद कोई रुचि नहीं है। अमेरिका अभी आर्थिक मोर्चे पर गंभीर संकट का सामना कर रहा है। यहाँ मुद्रास्फीति बहुत अधिक है और बढ़ती बेरोजगारी असहनीय होती जा रही है। मगर इसके बावजूद दोनों की बहसों से स्पष्ट रूप से यही लगा कि न तो हैरिस न ही ट्रंप के पास इन मुद्दों से निपटने के लिए कोई स्पष्ट रणनीति है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आर्थिक योजना पर चर्चा करते हुए पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई का उल्लेख किया और कहा कि जब वे वॉर्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस में गए थे, तब सभी सीट्स प्रोफेसरों ने उनकी योजना को शानदार बताया था, मगर यह समझ के परे है कि वे दर्शकों के सामने अपनी योजना का विवरण क्यों नहीं दे सके। वर्तमान में भू राजनीति संदर्भ में दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्से में किसी न किसी तरह का संघर्ष चल रहा है, मगर हाल के दिनों में अमेरिका की तरफ से की गई कार्रवाइयों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शांति और स्थिरता लाने में शायद उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष और इजराइल हमास संघर्ष से इस बात को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अमेरिका अब वैश्विक मामलों का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। कमला हैरिस ने दावा किया कि ट्रंप आसानी से यूक्रेन को रूस के हवाले कर देंगे। यह किसी भी रूप में अच्छा विचार नहीं था। हालांकि इजराइल को लेकर हैरिस की स्थिति पर ट्रंप के दावे भी उभरती भू राजनीतिक चुनौतियों के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हैरिस इजराइल से नफरत करती हैं और अगर वे राष्ट्रपति बन जाती हैं तो 2 साल के भीतर इजराइल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये कटाक्ष अमेरिकी मतदाताओं और बाकी दुनिया को यह एहसास नहीं करा पाए कि अमेरिका किस ओर जा रहा है। हैरिस ने सबसे बुरा काम किया हैरिस ने जो सबसे बुरा काम किया वह था ट्रंप के अहम पर सीधा हमला। उन्होंने कहा कि विश्व के नेता और अमेरिकी जनरलों को लगता है कि ट्रंप विध्वंसक हैं। उन पर जवाबी हमला करते हुए ट्रंप ने हैरिस को मार्क्सवादी बताया और पिछले 4 वर्षों के कुशासन के लिए उन्हें दोषी ठहराया। अप्रवासन को लेकर अप्रवासन को लेकर ट्रंप के विचार किसी से छिपे नहीं हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के पूरे 4 साल में वे इसी बात पर बहस करते रहे कि अमेरिका मैक्सिकन सीमा पर दीवार खड़ी की जाएगी और अवैध वे अप्रवासियों के प्रवाह को रोकेंगे। वह बात दुनिया भर में बहस का मुद्दा बन गई थी।
अप्रवासियों को लेकर उनका सख्त रुख डेमोक्रेट्स के दृष्टिकोण में बिल्कुल उलट है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 15वीं शताब्दी में जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, तब से अमेरिका अप्रवासियों का देश बना हुआ है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अवैध अप्रवासी ओहियो और कई अन्य जगहों पर पालतू जानवरों को मारकर खा रहे हैं। जैसे जैसे बहस आगे बढ़ी, ऐसा लगने लगा कि ट्रंप पूरी तरह तैयारी करके नहीं आए थे। इसलिए वे निश्चित रूप से घरेलू और वैश्विक चिंता से जुड़े कई क्षेत्रों में बाइडेन प्रशासन की विफलताओं को लेकर हैरिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाए। हालांकि ट्रंप के पास निश्चित रूप से अच्छी बहस करने का कौशल है, इसलिए उम्मीद थी कि वे एक सुसंगत और सटीक विचार के साथ सभी को परास्त कर देंगे। दूसरी ओर हैरिस लगातार ट्रंप को उनके केंद्रित सोच से दूर करने के लिए उकसाती रही। हैरिस ऐसा रणनीतिक रूप से जानबूझकर करती रही और वे ब्यूरो की तरफ से ट्रंप का ध्यान भटकाने में सफल भी रही। सवाल जवाब के क्रम में वैसे तो हैरिस से पूछा गया कि पहला सवाल सीधा था। सवाल जवाब के क्रम में वैसे तो हैरिस से पूछा गया पहला सवाल सीधा था, लेकिन वे उस पर टाल मटोल करती रही और जिस तरह के जवाब की अपेक्षा थी वह दे नहीं पाई। हैरिस से पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि 4 वर्ष पहले अमेरिकी नागरिक जिस स्थिति में थे, अब उससे बेहतर स्थिति में है? इस सवाल का जवाब हाँ या ना में देने के बजाय उन्होंने इस मुद्दे पर बात बात की कि वे अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर बनाएंगे। पिछले 4 वर्षों में निश्चित रूप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है, मगर हैरिस के पास आज के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं थी। उन्होंने अमेरिकी लोगों के लिए एक सुनहरे कल का सपना पेश किया। गर्भपात, बंदूक कानून और विश्व नेताओं के धारणा जैसे कई अन्य मुद्दों पर बहस किसी भी निष्पक्षता के साथ नहीं होती दिखी। गर्भपात पर हैरिस ने वादा किया था कि जब कांग्रेस रो बनाम वेड के सुरक्षा उपायों का वापस लागू करने के लिए विधेयक पारित करेगी, तो अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में वे बड़े गर्व के साथ उस पर हस्ताक्षर करके उसे कानूनी रूप देंगी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बंदूकों के प्रसार पर निश्चित रूप से कोई बदलाव नहीं होने वाला है। दोनों उम्मीदवारों के बारे में विश्व नेताओं की धारणा अभी विकसित होना बाकी है, मगर बाकी दुनिया के साथ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की निकटता के बारे में सबको पता है। जहां तक भारत का सवाल है, उनके द्विपक्षीय दृष्टिकोण में निरंतरता बनी रहेगी। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों की नींव बहुत मजबूत हो चुकी है। अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम करेगा और उन जिम्मेदारियों में हाथ बढ़ाएगा बटाएगा जहां भारत वैश्विक मामलों का नेतृत्व करने में बड़ी भूमिका निभाने को आगे बढ़ेगा। अमेरिकी मतदाता दुविधा में हैं, बाकी दुनिया भी दुविधा में है। चुनावी बहस को लेकर एबीसी न्यूज तटस्थ नहीं रह सका और हैरिस के प्रति अपने पूर्वाग्रहों को खुलकर प्रदर्शित किया। जाहिर है, चुनावी संघर्ष की दृष्टि से पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन और तथा फिलाडेल्फिया और मिल्वॉकी जैसे प्रमुख जनसंख्या बहुल महत्वपूर्ण राज्य निर्णायक साबित होंगे। अन्य दो पश्चिमी राज्य एरिजोना और नेवाडा भी आगामी राष्ट्रपति चुनाव के समग्र परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर